तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़े थे, याद है? आप लोगों को शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स बताए थे, कुछ कुछ डायग्राम्स बनाए थे अपन लोगों ने, ऐसे कुछ, है ना? ये सब। चलो, तो मैंने ये कहा था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बेटर और इमेजेस ढूंढ के रखूंगा। तो मुझे कुछ इमेजेस मिली हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और बेटर 3D डायग्राम्स, और एक वीडियो भी है अपने पास। उसको देखते हैं, और फिर इसके बाद जो हम अगले टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे वो होगा क्वांटम नंबर्स। ठीक है, वील मूव अहेड आफ्टर दिस विद क्वांटम नंबर्स। तो अपन बच्चों सब लोग रेडी हैं? तो मैं आप लोगों को वो शेप्स दिखा दूं एक बार फटाफट से, रिवीजन भी हो जाएगा शेप्स का, है ना? ओके, चलो आ जाओ, देखो। तो ये मैंने कुछ और स्लाइड्स बनाई थी। ये यहाँ पे देखो बच्चों, ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की जो हम बात करते थे, देखो मैंने कहा था आपको कि न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास जैसे कीड़े उड़ते हैं ऐसे आपको दिखता है ये रीजन, जिसमें 90 से 95% ऑफ द टाइम आपको इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ दिखेगा। इसके बाहर भी हो सकता है, बट मोस्टली इसमें दिखेगा। तो इसको, इस पूरे रीजन को अपन क्या कह देंगे? एस ऑर्बिटल। और ये डायग्राम सिर्फ 1s के लिए है, ठीक है? कृष्ण गुर्जर, बेटा जब खत्म होगा तब हो जाएगा, मतलब आप अभी सुनोगे तो जल्दी खत्म होगा, जितना आप नहीं सुनोगे उतना देर से खत्म होगा, ठीक है? तो पहले शेल का जो एस ऑर्बिटल है वो ऐसा दिखता है। अभी मैं बाकी शेल्स के एस ऑर्बिटल भी आपको दिखा दूंगा। फिर हमने पी की बात करी थी बच्चों, याद है? डम्बेल शेप बनाया था हम लोगों ने। तो उसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाया तो ये यहाँ न्यूक्लियस रखा हुआ सेंटर में, देखो। इसमें क्या होगा? इसके ऊपर एक डम्बेल के लोब जैसा रीजन रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और एक इसके नीचे ये रीजन रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये ऐसा, इस टाइप का डायग्राम रहेगा, दो लोब्स रहेंगे ऊपर और नीचे, और ये डम्बल जैसा दिखेगा। तो ये पी ऑर्बिटल हो गया हमारा, है ना? ये अलोंग दी जेड है, तो इसको अगर बनाएंगे तो ये पी जेड बनाएंगे। इन डायग्राम्स को हम ऐसे नहीं बनाते हैं डे टू डे लाइफ में, क्योंकि ऐसे बनाने में हमको टाइम बहुत खर्च होगा, तो हमने इनके रिप्रेजेंटेशंस बनाए। रिप्रेजेंटेशंस कैसे बनाए, देखो इधर ध्यान से। जैसे ये देखो, एस और 1s ऑर्बिटल जो था वो ऐसा दिख रहा था, तो उसको हम एक स्फीयर से दिखा देते हैं। क्या ये एक स्फीयर बना दिया, इसको 1s बना दिया, क्योंकि इसको ड्रॉ करना आसान है, रिप्रेजेंटेशन है। हमको ये डायग्राम से समझ में आना चाहिए कि ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमको दिखती है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद 2s में और 1s में क्या फर्क है? ये देखो, 2s में क्या हो रहा है? यहाँ न्यूक्लियस है, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर एक गैप है बच्चों, यहाँ पे एक गैप है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी उस जगह को अपन नोड कहेंगे। नोड्स में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? नोड्स हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे। बट जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो होती है, या जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, उसको नोड कहते हैं। इसको हम प्रॉपर लिखेंगे, कहाँ कितनी नोड होती हैं, इसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे। ये सब मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ डायग्राम समझ रहे हैं। तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। 2s में एक नोड आती है, 3s में दो नोड आएंगी, तो इसमें एक और दो, ये एक रीजन और ये दूसरी रीजन। तो लेकिन एस जितने भी होंगे रहेंगे स्फेरिकली शेप में ना। 1s भी स्फेरिकल है, 2s भी, 3s भी, ये सब स्फेरिकल ही रहेंगे। ऑलराइट, इसी तरीके से देखो पी का भी थोड़ा अपने पास बेटर डायग्राम है। जैसे ये पी ऑर्बिटल बनाया था अपन ने जेड के लॉन्ग, है ना, एक, और ये दो लोग इसके सेंटर में न्यूक्लियस, तो इसको पीजेड कहा था अपन ने। तो यहाँ देखो, ये अपन ने पीजेड को फिर ऐसे बनाया था, इस डायग्राम को अपन ने ऐसे बनाया था कि ये जेड था, ये न्यूक्लियस था, और इसके आसपास एक लोब और ये दूसरा लोब, ऐसा बनाया था अपन ने पीजेड, याद है? ऐसे ही बनाया था। तो ये उसका बेटर डायग्राम है। अब होता क्या है कि ऐसे डायग्राम अपन बार बार नहीं बनाते, क्योंकि ये बनाने में अपने को दिक्कत आती है, तो अपन सिंपली कैसा बना देते हैं? अपन ऐसा बना देते हैं। तो बना ऐसा रहे हैं, बट उसका मतलब दिखने में ऐसा या फिर ऐसा। ये जो ये जेड के अलोंग ये ऐसा या ऐसा, आप समझो इसको। अच्छा, इसके भी आपको नोडल प्लेन में यहाँ समझा देता हूँ, क्योंकि डायग्राम है, इसको फिर यूज कर लेंगे। अच्छा, इसमें देखो बच्चों, ये जो जेड एक्सिस है, ध्यान से देखना, अपने पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। ये एक्स, ये वाई और ये जेड, और ये एक्स एक्सिस इस तरीके से जा रहा है ना? अब इसमें अपन अगर पी जेड ऑर्बिटल बनाए तो ये न्यूक्लियस है, और ये पी जेड ऊपर है, और ये पी जेड नीचे है। तो इसमें जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना नहीं है,
वो रीजन में ऐसे बना सकता हूँ, दिस इज हाउ आई कैन ड्रॉ दिस। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना नहीं है, ये दिख रहा है प्लेन एक, दिस विल बी अ प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विल बी 0। अच्छा ये प्लेन कौन सा प्लेन है बच्चों, दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिख रहा है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो ये चीजें अपन आगे चल के बात करेंगे नोड्स की, राइट। पी में एक प्लेनर नोड आएगा, इसको नोड कहेंगे, दिस इज योर नोड, ये अपन आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके 3 डायग्राम होगा, देखो जेड के अलोंग जो आता है वो पी जेड है, जो वाई के अलोंग आएगा वो पी वाई हो जाएगा, और जो एक्स के अलोंग आएगा वो पी एक्स हो जाएगा। ये इनके 3D डायग्राम्स हो गए। मैं आपको जेड के डायग्राम्स भी दिखा रहा हूँ, प्लस एफ के डायग्राम्स आपको दिखा दूंगा, हमको बनाने नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स शेप्ड होते हैं, तो बनाने नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज वर क्यूरियस, मैंने आप लोगों के लिए निकाल दिए हैं, वो हम देख लेंगे, उनको बनाने की जरूरत नहीं, याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसके आगे बच्चों देखो, ये अपन ने कंबाइन करके डायग्राम बनाया था कि अगर तीनों पी को एक साथ बनाते हैं, पी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, पी वाई अलोंग वाई एक्सिस और पी जेड अलोंग जेड एक्सिस, तो तीनों पी ऑर्बिटल को मिला के जो बनता था उसको हम कहते थे पी सबशेल। याद है सबको, ये भी समझाया था लास्ट क्लास में कि ऑर्बिटल्स को मिला के सबशेल बनता है, बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों ने डी ऑर्बिटल्स पढ़े थे ना, डबल डम्बल शेप। तो देखो बच्चों, ये उसके 3D डायग्राम्स। तो डी एक्स वाई जो था वो अपना एक्स और वाई के बीच में था, राइट, ये वाई है ये एक्स है, और इनके बीच में लोब्स आते थे, है ना। मैं आपको एक बार बना के बताता हूँ, देखो डी एक्स वाई हमने कैसे बनाया था, देखो जल्दी फटाफट। डी एक्स वाई हमने बनाया था, ये एक्स और वाई के बीच में ये ऐसे 4 लोब्स आए थे, और ये जो एंगल आया था ये आया था 45 डिग्रीज आया था, बिल्कुल। ओके कृष्ण बेटा, तो ये देखो, ये अपन ने उसका 3D डायग्राम बनाया है कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसके बीच में यहाँ पे ये लोब सामने से दिख रहा है, ठीक है। तो ये है x और y के बीच में, ये भी x और y के बीच में, ये पीछे x और y के बीच में, ये इधर x और y के बीच में, और इनके बीच में ये प्लेन्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, सेंटर पे न्यूक्लियस है। तो एक प्लेन ये आएगा x एक्सिस पे, ऐसा ऐसा एक प्लेन बनेगा, और एक प्लेन ऊपर बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसे 2 प्लेन बन जाएंगे जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। वही 2 प्लेन इसको 90 डिग्री रोटेट करके यहाँ पे बनाए हुए हैं बच्चों, ये देखो। तो ये 3D एक्स वाई, एक्स और वाई प्लेन में जो लाई कर रहा है, एक्स जेड जो है वो एक्स और जेड प्लेन में लाई करेगा, एक्स और जेड प्लेन में। तो यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है अंदर, बिल्कुल 2 नोडल प्लेन हो जाएंगे इसमें। ऐसे ये सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट क्या है, जेड स्क्वायर मैंने उस दिन आपको समझाया था, उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, जेड स्क्वायर इज इंपॉर्टेंट। ये जो मैं आपको कह रहा था ना, रिंग कैसी होती है, देखो आप क्लियर दिख रहा है। मैंने उस दिन आपको कहा था डोनट जैसी, लेकिन एग्जैक्ट गोल नहीं है, ऐसी चपटी सी है चारों तरफ। तो ये जैसे जेड एक्सिस है तो ऐसी चपटी सी चारों तरफ दिख रही है वो। तो ये देखो, ये चारों तरफ है, और ये ऐसा नहीं कि बीच में बहुत ज्यादा गैप है ना, एकदम पास में इसके ऐसे लोब से ऐसे जुड़ी हुई है। अब इसमें प्लेन नहीं बनते, इसमें ये कॉनिकल सरफेस दिख रही है, कोन जैसे दिख रहा है आपको, ये कोन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे न्यूक्लियस से कोन दिख रहा है, ये कोन नोड हो जाएगा अपना, क्योंकि इस कोन पे कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये वाला डबल डंबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ डी जेड स्क्वायर है जो डबल डंबल नहीं होता है, ये थोड़ा अलग होता है। तो 4 लोब्स का शेप डबल डंबल है, बट एक लोब का शेप डबल डंबल नहीं है, ये पता होना चाहिए। दीज आर योर शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑल राइट। ऐसे ही शेप बनाया था हमने लास्ट क्लास में, देखो दिखा भी देता हूँ आपको कैसा बना के दिखाया था मैंने। ये देखो हमने ये बनाया था, दिस वाज आवर डी जेड स्क्वायर। इस डायग्राम को हम यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, ये देखो, राइट।
So this is a simpler diagram. This is 3D diagram. ओके इसके बाद एफ ऑर्बिटल्स और मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमको काम नहीं आएंगे, बट दीज आर योर शेप्स ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, है ना। तो इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज यू गाइस वर क्यूरियस मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। दीज आर योर एफ ऑर्बिटल्स, इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज यू गाइस वांटेड टू सी आई हैव गॉट दीज इमेजेस फॉर यू। अपन एफ ऑर्बिटल नहीं पढ़ेंगे, अपने को जरूरत नहीं है एफ ऑर्बिटल की, आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे एफ ऑर्बिटल, जेई नीट बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, आप अंडर ग्रेजुएशन करोगे तब भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। चलो तो बिल्कुल अप टू अंडर ग्रेजुएट लेवल आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर आगे जाके कुछ करना चाहते हो इन बेसिक साइंसेज या क्वांटम मैकेनिक्स, तो फिर आपको हो सकता है इसकी जरूरत पड़े, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये कुछ हमने रिवाइज कर लिया, बेटर डायग्राम्स देख लिए, आपको एक वीडियो और दिखाना था ना मेरे को, तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं बच्चों। जस्ट अ सेकंड। ओके तो ये देखो, ये अब आपका इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लो हो गया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो गोल गोल घूम रहा है, ये बात हो रही है हाइड्रोजन के लिए, दिस इज ऑल फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ घूम रहा है। ये एक बात और बता दूं बच्चों, ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इसी तरीके से नहीं घूम रहा है, ये सिर्फ उसका एनिमेशन है, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पाथ नहीं बता रहे हैं हम बस ये कह रहे हैं कि ये एक रीजन है, जो येलो कलर की रीजन दिख रही है, ये एक रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये उसमें घूम रहा है, ठीक है। ओके अब देखो, इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, हम हीलियम पे आ जाते हैं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड टू हीलियम। तो हीलियम में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। तो अब इसी रीजन में एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, तो अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दिख रहा है, दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये दोनों न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं, पाथ एग्जैक्ट नहीं है बट इस रीजन में घूमेंगे ये। अच्छा, फिर ये 1s के अंदर ही दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर मैंने आपको कहा था तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो अगले ऑर्बिटल में जाएगा, बताया था। तो अब अपने को एक और ऑर्बिटल ऐड करना पड़ेगा, लिथियम पे आते हैं। तो लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, तीन में से दो इलेक्ट्रॉन तो पहले दो इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए? 1s में, देखो दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दो इलेक्ट्रॉन अंदर घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर तक जा पा रहा है। तो येलो रीजन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पिंक रीजन में भी जा पा रहा है। तो 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन घूम, राइट, है ना। अच्छा, इसमें अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या होगा? वो रिंग कुछ नहीं बेटा, वो रिंग तो सिर्फ दिखाने के लिए है कि वो स्फेरिकल है, चारों तरफ है, 2D नहीं है, ये बताने के लिए है। अब देखो, दो इलेक्ट्रॉन आ गए बेरिलियम में, 2s में दो और दो चार, तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर तक जा पा रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन छोटी रीजन में घूम रहे हैं, राइट। और इसके बाद मैंने आपको नियोन का एग्जाम्पल बताया था, जिसमें ये देखो बच्चों, नियोन का एग्जाम्पल बताया था, याद है? इसमें क्या था, दो इलेक्ट्रॉन आपके, अब देखो इसमें ये रेड जो दिख रहा है, दिख रहा है रेड, रेड के अंदर येलो दिख रहा है, तो येलो रीजन जो है वो 1s हो गया, ठीक है। और जो बड़ा स्फीयर है, रेड या मजेंटा कलर कह सकते हैं, वो आपका हो गया क्या? 2s। और ये पी के
तीन लोब्स दिख रहे हैं, तीन पी के लोब्स, पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों, ये तीन पी के ऑर्बिटल हो गए, पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों का मिलकर पी सबशेल। वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो दो और दो, तो कितने आएंगे टोटल, 6। तो 1s में दो, 2s में दो और 2p में 6। तो देखो अब आपको दिख रहा होगा कि हर p में दो दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो 3p है, 6 इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहे हैं, s के दो और 2s के दो, राइट, दिख रहा है। नहीं, इलेक्ट्रॉन बार बार एनर्जी लूज गेन नहीं कर रहे बेटा। एक ऑर्बिटल जो है वो एक एनर्जी लेवल की तरह बिहेव कर रहा है कि जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी है उतनी दूर तक जा पाता है, एनर्जी के हिसाब से वो अलग अलग डिस्टेंस जाते हैं, अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल अलग अलग डिस्टेंस तक जाएंगे। देखो मैं इसको आगे पीछे रोल कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, राइट। अर्पित बेटा पी ऑर्बिटल की नीड कोई ऐसा थोड़ी कि हमने बनाया पी ऑर्बिटल, वो तो इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहा है, उसको देखा है, उसको मैथमेटिकली निकाला है कि इलेक्ट्रॉन से घूम रहे हैं, तो उसकी शेप्स हमने बता दी। हम थोड़ी कह रहे हैं कि पी की नीड है। तो हर ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये हमको पता चला है स्टडी करके। ये पता चल गया कि उनके शेप्स अलग अलग आते हैं, कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल आता है, पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप आएगा, डी अगर बनाएंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप हो जाएगा। तो इतना ही हमको रिक्वायर्ड है। दिस इज योर शेप ऑफ, ये देखो, दिस इज योर शेप ऑफ 1s 2s एंड 2p कंबाइंड नियॉन। ऑल राइट, ठीक है। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, मैंने आप लोगों को नियॉन का ये देखो डायग्राम मैंने आपको यही बना के बताया था। दिस इज व्हाट आई हैड शोड यू कि नियॉन में जो है 1s के दो इलेक्ट्रॉन, 2s के दो इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 1s 2s और 2p के तीन में दो 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 6। और यही डायग्राम हमने बनाया था। देखो हमने यहाँ 1s बनाया था, उसके बाहर 2s बनाया था, फिर 2p का एक, 2p के दो और 2p का तीन, यही हमने भी बनाया था, राइट। चलो तो यहां तक हमने सब कुछ कर लिया था। लेट्स मूव अहेड विथ क्वांटम नंबर्स। तो हम लोग क्वांटम नंबर शुरू करें। गुड, अच्छी बात है पीयूष, मजा आया। तो थोड़ा इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखा था कि यार थोड़ा हो सकता है और फील आ जाए आपको। ठीक है, चलो बच्चों, तो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। अब अपन क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं और इसको और डिटेल में समझते हैं कि भाई ये सब क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि किस में एस है, किस में पी है, किस में डी है। ये सब बातें हमको कैसे पता चलेंगी, ये सब हम सीखते हैं। ठीक, रेडी हैं सब लोग नोट्स लिखने के लिए? क्वांटम नंबर्स, चलो बच्चों लेट्स मूव अहेड विद द क्लास। लिखो, मैं डिक्टेट भी करता जा रहा हूं, मैं लिख भी दूंगा, तो लिखते जाना जल्दी से। द सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स रिक्वायर्ड the set of four quantum numbers required to define an electron required to define an electron completely in an atom completely in an atom are called quantum numbers are called quantum numbers। मैं आगे शॉर्ट में इसको क्यू एन लिख दिया करूंगा बच्चों। I'll use q dot n as short for quantum numbers। Full stop। The first three have been derived from Schrodinger's wave equation। The first three
have been derived from Schrodinger's wave equation. To stop. Number one, principal quantum number, और PAL लिखना, PLE मत लिखना. Principal quantum number in bracket small n, in bracket small n. जो पहला क्वांटम नंबर है उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, और ये बेसिकली शेल नंबर से करस्पॉन्ड करता है. तो यहाँ तक लिख लो, फिर मैं डिक्टेट आगे करता हूँ. लिख लिया? अगर लिख लिया हो तो मुझे बता देना कि आपने लिख लिया. सबने लिख लिया? गुड. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में लिखो बच्चों, इट डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव. इट डिस्क्राइब्स द साइज of the electron wave and the total energy of the electron. And the total energy of the electron. Full stop. It is also related to the size of the orbitals, comma, higher the value of n, larger is the size of the orbital. तो जितना n की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, ऑर्बिटल का साइज उतना बढ़ता जाएगा. नहीं सुजल बेटा, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते. वेव इक्वेशन बेटा मैं बताऊंगा. बेसिकली हुआ क्या है कि ये जो शेप्स हमने बताए हैं, ये जो शेप्स हमने पढ़े हैं, ये शेप्स देखे नहीं गए हैं, इनको मैथमेटिकली ड्रॉ किया गया. ठीक है, जैसे आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए तो आप उसका ग्राफ बना सकते हो. बना सकते हो ना. भाई आपने क्वाड्रेटिक्स पढ़ी हुई हैं, उनके ग्राफ बन जाते हैं. तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन लिखी थी श्रोडिंगर ने, और उन इक्वेशंस की वेव इक्वेशन को सॉल्व करके, उन इलेक्ट्रॉन्स की वेव इक्वेशन को सॉल्व करके जब उसने ग्राफ बनाए तो ये शेप्स निकल के आए. ठीक है, तो ये शेप सारे मैथमेटिकली ग्राफ बना बना के ही बनाए गए हैं, तो वो हमने लिखा है. ठीक है, तो हम उस इक्वेशन पे आएंगे, अभी नहीं, नॉट राइट नाउ. अभी पहले क्वांटम नंबर समझ लो, ये क्वांटम नंबर इक्वेशन का पार्ट है. ये पहले काम की चीज है, इससे हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, वो काम की चीज है. उसको हम एंड ऑफ द चैप्टर पे करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को. ठीक है, उसको आपको सॉल्व नहीं करना होगा, आप अभी कर भी नहीं सकते. यहां तक लिख लिया सबने? ठीक है, तो उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट हैज इंटीग्रल वैल्यूज. It has integral values 1, 2, 3, 4 and so on, which are denoted by
K, L, M, N and so on। तो अपन ने बोर के मॉडल में जस्ट सेकंड, स्क्रीन में दिक्कत आ रही है आपको? कोई बात नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। तो इंटीग्रल नंबर्स ही हो सकते हैं और इनको रिप्रेजेंट के एलिमेंट से करते हैं। तो अगर आपको बोर का मॉडल याद आ रहा हो, हमने बनाया था डायग्राम, तो हमने ये प्लॉट किया था कि शेल 1 2 3 था, इसका नाम लिखा था के, एल, एम, एंड सो ऑन। तो शेल नंबर को रिप्रेजेंट हम 1 2 3 4 से करते हैं, या उनके नाम के एलिमेंट क्योंकि बोर में रखे हुए थे तो अभी भी रख सकते हैं, बट जनरली यूज 1 2 3 4 होता है। अब नंबर ऑफ सब शेल कितने होंगे किसी भी शेल में, इसका रूल यहीं से मिल जाएगा। कैसे? इसके नीचे लिख लो, नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन nth शेल, number of subshells present in nth shell is equal to n। मतलब जितना शेल नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सब शेल होंगे। जैसे एग्जाम्पल, n की वैल्यू, नंबर ऑफ सब शेल्स, और कौन कौन से सब शेल्स हैं वो तीनों चीजें अपन लोग देख लेते हैं। तो n की वैल्यू अगर 1 है तो उसमें सब शेल भी एक ही होगा और वो सिर्फ s होगा, सिर्फ s। शेल 2 अगर है तो उसमें 2 सब शेल होंगे, पहला सब शेल हमेशा s होता है, उसके बाद आता है p। तो पहले शेल में सिर्फ s है, दूसरे शेल में s है और p दो हैं। तीसरे शेल पे आएंगे बच्चों, तो s फिर p, उसके बाद कौन सा आएगा जल्दी बताओ? d, वेरी गुड। चौथे शेल पे आएंगे तो 4 s p d f, फिफ्थ में 5 s p d f g एंड सो ऑन, चलता जाएगा। इसके आगे क्या आएगा वो आगे बताऊंगा मैं, चिंता मत करो, उस पर भी हम आएंगे। बट शेल नंबर जितना है उतने ही उसमें सब शेल होंगे, ठीक है? जी एच, बाकी उनके शेप शेप्स की जरूरत नहीं है तुमको। अभी तक हमारे पास जो भी नोन एलिमेंट्स हैं वो कोई भी एलिमेंट एफ से आगे नहीं गया है। हमको अर्थ पर जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं, नन ऑफ द एलिमेंट हैज एवर गॉन बियॉन्ड एफ, इसलिए हमको एफ से आगे जरूरत नहीं पड़ती। बट हमने रूल्स बना रखे हैं, कभी मिलेगा तो हम बना लेंगे जी एच आई के, कभी अगर मिल गया तो देखिए। अभी लेकिन हमको जरूरत नहीं है एफ के आगे। लिख लिया सबने? ओके, तो एक पुरानी चीज जो मैं आपसे वापस पूछ लेता हूं, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी ऑर्बिट या शेल कितना लिखते हैं? इसको लिख लेना यहाँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ शेल कितना लिखते थे? NH अपॉन 2 पाई, वेरी गुड, NH अपॉन 2 पाई। तो बच्चों ये n यही है, n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल नंबर ही रहेगा ये। अच्छा, एक और चीज आपने पढ़ी थी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कितने होते हैं? कितने होते हैं? फॉर्मूला 2n² पढ़ा था? पढ़ा था, बिल्कुल। एक चीज और मुझे यहां से बता दो, अगर मैंने आपको ये कहा है कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो एक एक चीज और, एक इसमें मैक्सिमम लिख देना आगे, मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, ठीक है? मैक्सिमम टोटल इलेक्ट्रॉन इन शेल 2n² हो सकता है। और हर शेल में, सॉरी, हर ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अगर हर ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल सुनना ध्यान से, ऑर्बिट नहीं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² है, तो ऑर्बिटल कितने होंगे?
एन के टर्म्स में, एन के टर्म्स में ऑर्बिटल कितने होंगे? एन स्क्वायर आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि ऑर्बिटल जितने इंटू टू करके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। एन स्क्वायर अगर ऑर्बिटल होंगे तभी तो टू एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। इसको आगे चल के अपन निकाल भी लेंगे, मैं आगे ये निकलवाऊंगा आपसे बिल्कुल क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद, बट ये इतना ही आएगा आगे चल के। ठीक है, तो अभी अपन लॉजिक से लिख देते हैं, तो इसको निकाल भी लेंगे कि एन स्क्वायर आता है डिटेल में लिख के। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज इक्वल टू एन स्क्वायर। वैसे तुम थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, पहले शेल में कितने ऑर्बिटल थे? एक, है ना। दूसरे शेल में कितने थे? चार। एस का एक ऑर्बिटल और पी के तीन, तो एक एस का और तीन पी के, टोटल कितने? चार हो गए। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी में कितने होते हैं? डी में कितने होते हैं? पांच। पांच डी के, पी में तीन और एस का एक, तो टोटल कितना आएगा ये? नाइन आएगा। तो थ्री का स्क्वायर कितना आता है? नाइन। आया ना। तो अपन ऐसे निकाल लेंगे, चिंता मत करो। तो ये रूल्स अपन ने लिख लिए, यहां तक लिख लिए सबने। ये पहला क्वांटम नंबर है। आ जाओ सेकंड क्वांटम नंबर पे आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड हमारे पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, एफ में सात आएंगे बिल्कुल। ये भी सब सिखाऊंगा, चिंता मत करो। ये रूल्स पढ़ेंगे आज, तो इसमें आपको पता चल जाएगा किन रूल्स हमको पता चलेगा कि किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कैसे, इस तरीके से। ठीक है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इन ब्रैकेट स्मॉल एल। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, इसमें लिखो इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ electron cloud and the number of subshells in a shell, and the number of subshells in a shell। बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। Full stop। The values of L for a given value of n range from 0 to n minus 1, that is L is equals to 0 to n minus 1। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, for a given shell n, किसी भी गिवन शेल n के लिए इसकी वैल्यू 0 से n माइनस वन तक जाएगी। इसका मतलब क्या है ये भी मैं समझा देता हूँ। व्हाट डज दिस मीन? यहां तक लिख लिया सबने? अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है। हमने ये लिखा है कि डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब क्या होगा कि हर एक एल की वैल्यू जो है, हर एक एल की वैल्यू जो है वो एक पर्टिकुलर सबशेल को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब सुन लो इसको, देखो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने वैल्यू ऑफ एल लिखी, तो उसमें उस
एल की वैल्यू के लिए सब शेल क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। जैसे एल की वैल्यू अगर 0 आती है, if L comes out to be 0, what this means is that L equal to 0 is a representation for S subshell। ठीक है, तो L अगर 0 आएगा तो कैसा शेप का ऑर्बिटल बनेगा बच्चों? सबशेल कैसा बनेगा? स्फेरिकल। तो यही हमने लिखा था कि इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। L अगर 0 आया तो शेप बनेगा स्फेरिकल। L अगर 1 आया तो 1 विल रिप्रेजेंट P सबशेल। तो P सबशेल का शेप कैसा होता था? डम्बल टाइप, है ना? तो L की वैल्यू 0 का मतलब ही S सबशेल है। L की वैल्यू 0 बता रही है कि S सबशेल है। L की वैल्यू 1 बता रही है कि P सबशेल है। और L की वैल्यू 2 बताएगी D सबशेल। L की वैल्यू 3 will go for F subshell and so on। बिल्कुल, D is डबल डम्बल। और अभी तुम यहां से देखोगे तो तुमको ये भी समझ में आ जाएगा कि किसी भी शेल में उतने ही सबशेल क्यों आ रहे हैं। इतना लिख लो, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। कृष्ण बेटा कैसी बातें कर रहे हो? n इक्वल टू 1 के लिए L इक्वल टू 0 क्यों होता है? अभी लिखा हमने, और तुम मेरे को पूरा समझाने दोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो बच्चों, टेबल को लिख लिया? लिखो लिखो, जल्दी लिखो, इसको समझा भी देता हूँ। लिख लिया सबने? तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो, शेल के साथ अगर बात करें, शेल नंबर, वैल्यूज ऑफ एल, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको अपन, वैल्यूज ऑफ एल और उसमें सब शेल्स। ये टेबल में अपन ने पिछली बार वैल्यूज ऑफ एल नहीं लिखी थी। तो शेल अगर 1 है तो एल की वैल्यू कहां से कहा जाती है? 0 से n-1। तो n अगर 1 है तो n-1 क्या आएगा? 0। तो 0 से 0 मतलब एक ही वैल्यू है 0, सिर्फ 0 वैल्यू है। तो सबशेल कौन सा आएगा? S सबशेल। ठीक है, अब सुनते जाना, सुनोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना। शेल नंबर 2 पे आए, एल की वैल्यू 0 से n-1, n-1 कितना आएगा? 1। तो 0 से 1 तक कितनी वैल्यू हुई है? दो वैल्यूज, 0 और 1, यानी कि S और P सबशेल, है ना? दो वैल्यू हो गई। अच्छा, n इक्वल टू 3 पे आते हैं, शेल नंबर 3 पे आते हैं। तो कहां से कहां जाएगा? 0 से कहां तक जाएगा ये? 2 तक। तो 0,1,2, तो कौन कौन से सबशेल आएंगे? S, P, D सबशेल। चौथे में 0,1,2,3, तो S, P, D, F। तो हर बार वही आ रहा है, जितना शेल नंबर है उतने ही सबशेल आएंगे। आएंगे, तो हमने लिख लिया था, उसका एक्सप्लेनेशन यहां से आ रहा है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, शेल नंबर 4 से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकते, अपन बात भी करेंगे। अभी सारे रूल्स पढ़ लें, अपन शेल नंबर 4 के आगे भी जाएंगे। लिख लिया सबने? लिख लो लिख लो, जल्दी लिखो, लिख लो लिख लो, आई एम गिविंग यू टाइम, लिखो।
हाँ रूपांशु, बीच में हेलो क्यों? और एल की मदद से हम एक नया टर्म और बताएंगे, जैसे शेल का होता था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, है ना। इनकी मदद से हमने शेल का एंगुलर मोमेंटम लिखा था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ शेल NH अपॉन 2 पाई। एन से शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम आएगा। वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो शेल के लिए एन से आता था, ऑर्बिट के लिए आएगा, ऑर्बिटल के लिए आएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला आपको लिखना है, याद रखना है, H/2 पाई, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एल से मल्टीप्लाई होने की जगह L × L+1। विभव बेटा, सवाल मैंने पढ़ लिया तुम्हारा, कितने डायमेंशन डिस्कवर हो गए? पहली बात ये क्वेश्चन गलत है, डायमेंशंस डिस्कवर्ड नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात ये कि क्वेश्चन बिल्कुल रिलेटेड नहीं है हमारी क्लास से। और तीसरी बात, अगर डायमेंशन डिस्कवर्ड नहीं है तो कितने डायमेंशंस हैं? दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज which are not yet proven. So these are good to talk about but will be of no use, ठीक है। तो इसलिए हम ये बातें नहीं करेंगे, क्योंकि इन बातों को सुनना करना अच्छा लगता है लेकिन इनका आउटपुट कुछ नहीं आता है। ये बातें हम तब करेंगे जब इन बातों का हमको मतलब समझ में आएगा, है ना। अभी आप लोगों को कुछ नहीं पता है ना, तो स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में ना चीजों के बारे में, तो हम उनकी बातें नहीं करेंगे। अभी ये समझ लेते हैं, ये जरूरी है, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय H/2 पाई अंडर रूट L × L+1। H/2 पाई को हमने कुछ लिखा था, किसी को याद है क्या लिखा था? ये बताओ मेरे को, विभव बताना जरा, क्या लिखा था H/2 पाई को? H क्रॉस। काफी लोगों ने बता दिया, गुड, याद है बच्चों को। इसको लिखते हैं H क्रॉस अंडर रूट L × L+1। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। फिर अपन तीसरे क्वांटम नंबर पे आते हैं और आपको इसकी एक एनालॉजी भी बताऊंगा, ठीक है। थर्ड क्वांटम नंबर। हाँ रूपांशु, स्टार्टिंग में बोलते तो स्टार्टिंग थोड़ी है, क्लास का एंड होने आ गया, कैसी बातें कर रहे हो। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M। H क्रॉस का मतलब क्या होता है? H/2 पाई को H क्रॉस लिख देते हैं, एक कांस्टेंट है। H कांस्टेंट है, H/2 पाई कांस्टेंट है, उसको नया कांस्टेंट बना दिया H क्रॉस। लिखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन ब्रैकेट M। तो N जो है वो साइज बताता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमने लिखा था वो ऑर्बिटल का साइज बताता है। L जो है वो शेप बताता है कि स्फेरिकल होगा या डम्बल होगा या डबल डम्बल होगा। मैग्नेटिक क्या बताएगा? मैग्नेटिक विल टेल यू ओरिएंटेशन, जैसे PX हो या PY हो या PZ हो, तीनों होते तो डम्बल शेप्ड है। इस बात को सुन लेना ध्यान से, है ना। डम्बल ही होते हैं ना, PX PY PZ में शेप में फर्क नहीं होता। उनमें फर्क क्या होता है? PX PY PZ में फर्क क्या होता है? एक्सिस का, किस डायरेक्शन में है उसका फर्क होता है। तो M की अलग अलग वैल्यू आपको डायरेक्शन बताएगी, ठीक है, जितनी ओरिएंटेशन बताएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि M की जितनी अलग अलग वैल्यू उतने अलग अलग ओरिएंटेशन। जैसे M की अगर एक ही वैल्यू आ रही है तो एक ही ओरिएंटेशन होगा। M की अगर तीन अलग अलग वैल्यू आई तो तीन अलग अलग ओरिएंटेशन हो जाएंगे। M की अगर पांच वैल्यू आई तो पांच अलग अलग ओरिएंटेशन। कैसे? देखो, ये अभी आपको बिल्कुल सब कुछ रिलेट हो जाएगा शेप से। तो यहां तक लिखा क्वांटम नंबर M तक। इसमें लिखो इट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशंस ऑफ द ऑर्बिटल्स। इट describes the
orientations of the orbitals, full stop. The values of m for a given subshell vary from -L to +L in integral steps. In integral steps, full stop. Each value of m corresponds to an orbital for the given सबशेल। इस सब का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। लिख लिया क्या यहां तक? लिखो लिखो। लिख लिया? चलो इसका मतलब क्या है ये भी सुनो, फटाफट सुनो। अब अपने को पता है कि अलग अलग सबशेल्स के लिए कुछ अलग अलग एल की वैल्यू आती है। जैसे सबशेल है, एल की वैल्यू, उससे एम की वैल्यू, और इससे अपन लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे एस सबशेल की बात करते हैं तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या थी? 0 थी। अच्छा, एल की एम की वैल्यू अपन ने क्या लिखी है? यहाँ पे रूल अपन ने लिखा है एम गोज फ्रॉम -L टू +L, यही रूल लिखा है अपन ने। तो -0 से 0 यानी 0 ही है, बस एक ही वैल्यू है 0। तो उसमें ऑर्बिटल कितने? एक ही ऑर्बिटल है, और अपन ने इसका एक ही ऑर्बिटल बनाया था स्फेरिकल। बस कोई अलग ऑर्बिटल बनाया था क्या? सिर्फ एस था, ओनली एस। ना तो एस एक्स था, ना एस वाई था, ना एस जेड था, कुछ भी नहीं था, ओनली एस। अच्छा, अगले अगले सबशेल पे आते हैं। देखो अगले सबशेल पे, पी सबशेल पे आते हैं। इसके लिए एल की वैल्यू 1 होती है, तो एम की वैल्यू कहां से कहां जाएगी? -1 से +1। और इंटीग्रल स्टेप्स में तो 0 इंटीजर होता है या नहीं होता है? होता है ना। तो -1 से +1 जाना है 0 इंक्लूड करके, तो -1 0 +1 तीन वैल्यू हो गई। -1 0 +1। तो पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल आएंगे? कितने ऑर्बिटल आएंगे? 3 आएंगे। पढ़े थे अपन ने, पी एक्स पी वाई पी जेड 3 थे, 3 ही थे। बिल्कुल। अच्छा, आगे आ जाते हैं। डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या थी? बिल्कुल श्रेय, बिल्कुल बिल्कुल भी। डी के लिए एल की वैल्यू क्या थी? 2। एम की वैल्यू कहां से कहां जाएगी? वेरी गुड, -2 से 2। कितनी वैल्यूज आएंगी? 5 वैल्यूज आएंगी। तो -2 -1 0 +1 +2, कितनी आ गई? 5। एफ के लिए 3 -3 -2 -1 0 +1 +2, कितनी आई? 7। अच्छा, इस बार थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। एसपीडीएफ के बाद जी 4, सारी वैल्यूज नहीं लिखूंगा। कहां से कहां तक लिखना है? -4 से +4, कितनी वैल्यूज आएंगी ये? 9। अच्छा, कुछ ट्रेंड दिख रहा है इसमें? कुछ ट्रेंड दिख रहा है? हमें, हाँ, ऑड नंबर्स तो है ही, +2 होता जा रहा है। तो इसका कुछ फॉर्मूला बन रहा है कि एल के टर्म्स में? कुछ फॉर्मूला बन रहा है एल के टर्म्स में? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल का कुछ फॉर्मूला बन जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 × L+1 हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, गुड बच्चों, 2L+1 ही आएगा।
अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए। अगर कोई पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटू 2 कर देंगे, है ना। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इंटू 2l+1, या लिख सकते हैं 4l+2, दोनों ही सही है, राइट। तो वो जो रूल्स आ रहे थे उससे अपना रूल बन के आ गए भाई, कितने ऑर्बिटल में कितने कितने, किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल आते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसको लिख लो फटाफट। हाँ हाँ, आराम से लिख लो, लिख लो, मैं टाइम दे रहा हूँ, चिंता मत करो। सब पढ़ेंगे, इतनी जल्दी क्या है कृष्णा, आज पहली बार तो क्लास अटेंड कर रहे हो मेरी, for the first time you're attending my class and still you have so many doubts। तो तुमने पहले तो कभी रिप्लाईज नहीं भेजे यार। अच्छा, ओके, ठीक है, लिख लिया। चलो तो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं तुम लोगों से, या स्पिन क्वांटम नंबर आखिरी बचा है वो और लिख लेते हैं, उसके बाद लिख करते हैं, यानी एक ही क्वांटम नंबर बच रहा है, छोटा सा ही है, उसको कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो बीच में जबरदस्ती क्वेश्चन आएगा, ये चारों क्वांटम नंबर इकट्ठे लिख लेते हैं। लिखो बच्चों, फोर्थ क्वांटम नंबर, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अरे तो कृष्ण रुको तो सही यार, अभी समझाऊंगा ना, तुम समझते क्यों नहीं हो, रुको, सुनो, समझाने तो दो। लिखो बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर एस, स्पिन क्वांटम नंबर एस, और मैं आपको एक एनालॉजी भी दे दूंगा जिससे आपको ये बातें क्लियर और समझ में आ जाएंगी, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर एस, उसमें लिखो, इट डिस्क्राइब्स द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट describes the spin of the electron, full stop। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, full stop। An electron in an atom, an electron in an atom can have two possible spins, clockwise and एंटी क्लॉकवाइज। दो पॉसिबल स्पिन हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उन दोनों स्पिन को एस की दो अलग अलग वैल्यू रिप्रेजेंट करती हैं, therefore S can have two values, S is equals to plus half or S is equals to minus half, representing two opposite spins। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि प्लस क्लॉकवाइज और माइनस एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। दो स्पिन पॉसिबल है, दोनों के लिए दो अलग अलग क्वांटम नंबर्स, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ,
अगर आप प्लस ऑफ क्लॉकवाइज को दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ हो जाएगा, अगर आप माइनस ऑफ क्लॉकवाइज को दोगे तो प्लस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो सर फिक्स नहीं है, सिर्फ दो अलग अलग स्टेट्स ऑफ स्पिन को दो अलग अलग क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। एस इज फॉर स्पिन। तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम भी बना के देता हूँ। लेट्स से यू हैव एन इलेक्ट्रॉन हियर, मान लिया आपके पास इलेक्ट्रॉन है और ये आपका एक एक्सिस है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, और अगर ऐसे घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। तो ये दो अलग अलग स्पिन हैं। जैसे अर्थ स्पिन करती है अपने एक्सिस पे, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है अपने एक्सिस पे। वो दो अलग अलग स्पिन में हो सकता है। इन दो अलग अलग स्पिन की वजह से इन दो अलग अलग स्पिन की वजह से इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं, एस प्लस हाफ और एस माइनस हाफ। नहीं नहीं लक्ष्य, नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, बना लिया बच्चों? हाँ, डायग्राम बनाना है, जल्दी बना लो। फिर मैं आगे तुमको एक चीज लिखवा के फिर तुमको आज बढ़िया एनालॉजी बताता हूँ कि क्वांटम नंबर्स को कैसे समझना है। टाइम की क्यों चिंता कर रहे हो, इसका कोई क्लास थोड़ी है तुम्हारी। अभी तो टाइम हुआ भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, चार्जिंग पे लगा दो पीसी को। आई हैव माय लैपटॉप ऑन चार्जिंग। इससे मुझे याद आया चार्जिंग से हटाना है उसको। ओके, चलो तो फटाफट सुन लो इस बात को जल्दी से, ध्यान से। अरे क्यों नहीं हो सकता स्पिन यार, कैसी बातें कर रहे हो। चलो, नहीं नहीं न्यूक्लियस नहीं है भाई, ब्लैक कलर इलेक्ट्रॉन है। ये कैसी बात है, क्या मतलब, ये दिस इज इलेक्ट्रॉन। कहाँ रहता ध्यान। तो उसकी दो अलग अलग स्पिन को दो अलग अलग नंबर दे दी, प्लस हाफ माइनस हाफ। इस नंबर को यूज करना होता है हमको एक फॉर्मूले में, तो लिख लो। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन। ये एक फॉर्मूला है, इसको यूज करना मैं सिखाऊंगा, इस पर क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। और यहाँ पर n जो है वो क्वांटम नंबर नहीं है, हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, और म्यू एस इज इक्वल टू ई इंटू एच अपॉन, इस फॉर्मूले की जरूरत कम पड़ेगी, पहला वाला ज्यादा यूज आएगा, टू एम इंटू सी अंडर रूट एस इंटू एस प्लस वन। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेयर एस इज योर टोटल स्पिन। अब इसको यूज करना मैं बाद में सिखाऊंगा। बोर मैग्नेटॉन यूनिट होती है, बोर मैग्नेटॉन इज यूनिट। मैग्नेटिज्म में आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, तो ये हम लिख यहाँ रहे हैं, इनका यूज हम जब करेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी बीच में हमारे टाइम खाएगा, तो हम इस पर बाद में बात करेंगे। पहले क्वांटम नंबर्स समझ लेते हैं। लिख लिया? चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चन भी करवा लेता हूँ और एक एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ इन क्वांटम नंबर्स का यूज कैसे होगा। तो एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अ क्वेश्चन।
Which of the following set of quantum numbers is not valid? Question. Which of the following set of quantum numbers is not valid? N, L, M और S के आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं. 3, 2, 2 प्लस हाफ या फिर 2, 0, 0 माइनस हाफ या 4, 2 माइनस 1 प्लस हाफ या फिर 4, 3, 4 एंड माइनस हाफ. इन चारों में से कौन सा पॉसिबल नहीं है? किसमें गड़बड़ है? ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको एनालॉजी भी दूंगा. ठीक है, क्या आंसर आएगा बच्चों? विच इज नॉट पॉसिबल. बी में क्या दिक्कत है? सेकेंड शेल में एस सब शेल नहीं हो सकता क्या? सेकेंड शेल में एल की वैल्यू 0 तो हो सकती है, क्या दिक्कत है भाई? एल गोज फ्रॉम 0 टू n-1, तो 0 तो है ना, क्या दिक्कत है? सी. अच्छा, 4 के लिए एल की वैल्यू कहां से कहां जाएगी? 0 से 3 तक, तो 2 तो हो ही सकती है. अच्छा, 2 है तो 2 के लिए m की वैल्यू कहां से कहां जाएगी? -2 से +2 तक, तो ये -1 भी हो सकता है. m हो सकता है ना. यहाँ पे दिक्कत है, अगर l की वैल्यू 3 है तो m कहां से कहां जाएगा? -3 से +3, तो ये 4 कैसे आएगा? इसमें नहीं आएगा ना. आंसर तो देखो बेटा डी है इसका, है ना. अब देखो इसका एनालॉजी तुम्हें बता देता हूँ जिससे तुमको सोचना आसान हो जाएगा. सुनो इस बात को, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. शेल, सब शेल, ऑर्बिटल और स्पिन. सिटी, कॉलोनी, हाउस, रूम नंबर. रूल्स क्या है? सुनो इस बात को, रूल्स ध्यान से सुनना. किसी शेल में कितने सब शेल हैं वो इस पर डिपेंड करेगा कि शेल कौन सा है. जैसे किसी सिटी में कितनी कॉलोनीज हैं इस पर डिपेंड करेगा कि सिटी कौन सी है. ओके, अब उस कॉलोनी में घर कितने, ये इस पर डिपेंड करेगा कि कॉलोनी कौन सी है. जैसे शहर अगर पहला है तो उसमें कितनी कॉलोनी हो सकती है बच्चों? एक. और कॉलोनी नंबर 1 में एक ही घर हो सकता है. और उस घर में, यानी घर कोई भी हो, घर कोई भी हो, उसमें रूम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2. और हर घर के रूम नंबर फिक्स हैं, हर घर के रूम नंबर फिक्स हैं, +½ और -½ तो पहले शहर में एक ही कॉलोनी है, एक ही घर है, उसमें 2 रूम है और हर रूम में एक व्यक्ति रह रहा है. तो पहले शहर की एक कॉलोनी में एक घर, उसमें 2 रूम जिसमें 2 लोग रहते हैं. तो पहले शहर में कितने लोग रहते हैं? 2. 2 ही रहते हैं ना. ठीक है, आ जाओ. दूसरे शहर में कॉलोनी कितनी है? 2. उनके नंबर भी पता है, कॉलोनी नंबर 0 और कॉलोनी नंबर 1, राइट. 2 कॉलोनी है ना, कॉलोनी नंबर 0 और कॉलोनी नंबर 1. कॉलोनी 0 में घर कितने हैं? 1. और कॉलोनी नंबर 1 में घर कितने हैं? 3. उन घर के नंबर क्या है? -1, 0 और +1.
राइट। ये कॉलोनी नंबर, ये एस कॉलोनी है, इसमें दो कॉलोनी है, एक एस और एक पी। इस पी कॉलोनी में घर कितने हैं? तीन। तीन घर हैं। अच्छा, हर घर में कितने रूम हैं? इसमें दो रूम और इसमें 6 रूम, है ना। हर घर में दो दो रूम है तो 6 रूम। तो टोटल दूसरे शहर में एक कॉलोनी एस, दूसरी कॉलोनी पी। कॉलोनी एस कहीं भी हो, उसमें घर हमेशा एक होगा और उस घर में दो ही लोग रहेंगे। कॉलोनी पी किसी भी शहर की हो, उसमें कितने घर होंगे? कितने घर होंगे? 3। और हर घर में कितने लोग रहेंगे? दो। तो टोटल कितने रहेंगे? 6। तो शहर 2 में टोटल कितने लोग रहते हैं? 8। 2n² से यही आता था। बिल्कुल। एक और एग्जाम्पल बता रहा हूं और इससे आपको रूल भी क्लियर हो जाएगा। देखो, लास्ट शहर नंबर 3, उसमें कॉलोनी आएंगी 3। पहली कॉलोनी एस, दूसरी कॉलोनी पी और तीसरी कॉलोनी कौन सी होती है? डी। बिल्कुल। कॉलोनी एस में कितने घर आते हैं? एक। कॉलोनी पी में कितने घर आते हैं? 3। अच्छा, एस का नंबर तो 0 रहता है घर का, पी के नंबर क्या होते हैं? -1, 0 और +1। डी में कितने घर आते हैं? 5। घरों के नंबर क्या होते हैं? -2, -1, 0, +1 और +2। तो पहली कॉलोनी में एक घर, उसमें कितने लोग रहेंगे? कितने लोग रहेंगे? 2। दूसरी कॉलोनी पी, 3 घर, कितने लोग रहेंगे? 6। तीसरी कॉलोनी डी, उसमें 5 घर, कितने लोग रहेंगे? 10। कितने लोग आए ये? 18। तो तीसरे शहर में कितने लोग रहते हैं? 18। 2n² से कितना आता है? 18 आता है। अब ये तुम करते रहो, जितने शेल के लिए करोगे हमेशा 2n² ही आएगा। दिस इज हाउ इट कम्स आउट। और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ मैंने ये सिटी, कॉलोनी, हाउस और क्यों रूम का लॉजिक दिया तुमको? सबसे शुरुआत में मैंने कहा था कि द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स विल गिव यू द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इट इज एक्चुअली अबाउट टॉकिंग अबाउट द एड्रेस। जैसे अगर मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर दे दिया कि n3 है, n3 है, L0 है, M0 है, तो आप बता सकते हो कि शहर तीसरा, कॉलोनी पहली S और घर नंबर 0। बात समझ में आई? तो बेसिकली द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स विल गिव यू द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको। और अच्छा ये बताओ, क्या किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट सेम एड्रेस हो सकता है? नहीं हो सकता। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट सेम एड्रेस होगा ही नहीं। शहर सेम होगा, कॉलोनी सेम होगी, घर सेम हो गया, तो कम से कम क्या अलग होगा? कम से कम क्या अलग होगा? रूम। रूम मतलब स्पिन, राइट। स्पिन अलग होगा। तो मैक्स टू मैक्स 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चौथा क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आएगा। बात समझ आई? अच्छा, अब अपने पिछले सवाल पे भी चले जाते हैं। हमको पता है कि जो हाउस नंबर है वो कभी भी क्या कॉलोनी नंबर से बड़ा हो सकता है क्या? हाउस नंबर कॉलोनी नंबर से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहाँ हाउस नंबर कॉलोनी नंबर से बड़ा था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीमुथल से बड़ी थी, तो ये गलत हो गया। मतलब ये ऑप्शन गलत, मतलब क्वांटम नंबर का सेट गलत हो गया, इसलिए अपना आंसर हो गया। बात समझ में आई सबको? ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन और दे दूं, एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ। ये चलो दो छोटे से क्वेश्चन देता हूँ, फिर अपन, वैसे तो मेरा मन है एक्सटेंड कर लूं, बट अब तुम्हारे ऊपर है कितना एक्सटेंड करना है। हाँ, होमवर्क ही दे रहा हूँ, वैसे तो चिंता मत करो।
चलो चलो लिखो होमवर्क होमवर्क। हाँ बिल्कुल, दो इलेक्ट्रॉन कोइंसिडेंट नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। दो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट सेम एड्रेस के नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों दो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लिखो जल्दी फटाफट। पहला क्वेश्चन, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फाइंड ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिट का नहीं है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए 4s सबशेल, बी 3p सबशेल, सी 2s सबशेल और डी 5p सबशेल। ये होमवर्क है आपके लिए। एक और क्वेश्चन में दे देता हूँ। आज डेट कितनी है बच्चों? 21। हाँ, एक और क्वेश्चन। कौन सा फॉर्मूला? नोट्स देखना है यार, कैसी बात कर रहे हो अर्पित? नोट्स क्यों लिखवाएं तुमको? थोड़ा ढूंढो, थोड़ा मेहनत करो। यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग एसपीडीएफ notation, describe the subshell. Describe the subshell represented by the following quantum numbers. Describe the subshell represented by the following quantum numbers. पहला, आपको अलग अलग n और l की वैल्यू दी, आपको सबशेल बताना है कि किस सबशेल की बात हो रही है। तो 2 and 1, B is 4 and 0, C is 5 and 3, D is 3 and 2। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। अब बताओ कि भाई कितने लोग और कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है। ओके 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 ओके, लिसन लिसन लिसन, क्विकली लिसन हियर, क्विकली क्विकली। ठीक है ठीक है ठीक है, बातें सुनो इधर। इस पर अपन बात करते, सुनो इधर, इधर सुनो, इधर सुनो, लिसन। ये दो क्वेश्चन तो होमवर्क हो गए। जो कुछ मैंने समझाया उसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इट शुड बी वेरी क्लियर। आपने जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ना शुरू किया था उसके बाद से काफी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो गई। बहुत सारे जो डाउट थे, जो आपको शुरुआत में आ रहे थे कि सर इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। राइट, 1s 2s लिखा था शुरू में, वो भी क्लियर हो गया होगा, और अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ऑल राइट। तो मैं थ्योरीज के आगे आज नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि कुछ काफी सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। हो सकता है कि उनके पास कोई वैसा रीजन ना हो, बट उनका मन नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी वी आर ट्राइंग टू लिमिट योर ऑन स्क्रीन टाइम पर डे वाला, तो अपन थ्योरी यहाँ पे रोक लेते हैं, है ना।